नमस्कार, आपका साथ हूं मैं राजीव शर्मा। देश का सवाल लेकर हाजिर हैं हम। देश में अनलॉक का एक बड़ा दौर कल से शुरू होने जा रहा है। राज्य सरकारों ने अपने अपने स्तर पर मुकम्मल तैयारियों के साथ अनलॉक का प्लान सामने रख दिया है। ऐसे समय में जब देश कोरोना की दूसरी लहर से बाहर आ रहा है, अनलॉक की राहत सुकून देने वाली है, क्योंकि कोरोना संकट के बाद लगे लॉकडाउन के बाद एक बार फिर रोजगार का संकट भी बड़ा हो चला था। ऐसे में अब वक्त जान बचाने का तो है ही, साथ ही जहान बचाने का भी है। 6 तस्वीरें आपका टीवी स्क्रीन पर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु की। ये वो जगह हैं जहां पर कोरोना के आंकड़ों ने बड़ी तेजी के साथ लोगों के बीच में घबराहट फैलानी शुरू की थी। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अब कल से मेट्रो का पहिया घूमना शुरू हो जाएगा। तो महाराष्ट्र में भी अनलॉक की प्रक्रिया को 5 लेवल में बांटकर कल से उसकी शुरुआत है, जिसमें लेवल 1 के जिलों में सबसे ज्यादा छूट दी जाएगी और लेवल 5 रेड जोन में शामिल होगा, जहां पाबंदियां फिलहाल जारी रहेंगी। ऐसे ही गुजरात, जहां पर कल से 100% क्षमता के साथ ऑफिस खुलेंगे, तो तमिलनाडु सरकार ने 14 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है, लेकिन चेन्नई समेत 27 जिलों में ढील दी गई है। राजस्थान में मंगलवार से शुक्रवार के बीच बाजार खोले जाएंगे, तो वहीं उत्तर प्रदेश में नोएडा, गाजियाबाद में सोमवार से अनलॉक शुरू हो जाएगा। मेरठ, सहारनपुर और गोरखपुर को छोड़कर सभी जिलों से कोरोना कर्फ्यू हटा लिया गया है। इन 3 जिलों में सक्रिय मामले 600 से ज्यादा हैं, लिहाजा मेरठ, सहारनपुर और गोरखपुर में पाबंदियां जारी रहेंगी। खोलेंगे बाजार दुकान, पर रहें सावधान। इंडिया न्यूज का यही सवाल आज देश का सवाल में आपको एक बात बताता हुआ, एक राह बताता हुआ। दिल्ली में अनलॉक को लेकर लोग काफी उत्साहित हैं, जिसमें व्यापारी खासे उत्साहित हैं। उन्होंने दुकानें खोलने की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। लक्ष्मी नगर के व्यापारियों से बात की हमारे संवाददाता पुलकित नागर ने। खोला जा रहा है और अब बारी है इन बंद पड़े बाजारों को खोलने की, वो भी ऑड इवन नंबर के साथ। इन तमाम दुकानों को सोमवार से खोला जाना है। ऑड नंबर सोमवार को आएगा, उसी के हिसाब से जितने भी ऑड नंबर की दुकानें होंगी उन्हें खोला जाएगा सोमवार को। चाहे पिछली साल भी लॉकडाउन रहा, इस बार भी 1 महीने से ज्यादा का वक्त लॉकडाउन का, और ऐसे में अब व्यापारियों की खुशी इस बात को लेकर कि अनलॉक की तरफ दिल्ली बढ़ रही है, और इसी बात को लेकर तैयारियां भी व्यापारियों ने शुरू कर दी है। आपकी किस चीज की दुकान है? मेरी रेडीमेड की दुकान है सर। आपकी किस चीज की? गारमेंट्स की शॉप है मेरी, गारमेंट्स की रेडीमेड। ये लक्ष्मी नगर का गारमेंट जो बाजार है वो है, यहाँ पे तमाम बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े शोरूम आपको कैमरे की नजर से न दिख जाएंगे, और इसी जगह पर दिल्ली के बड़े बड़े लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं। लेकिन बहुत नुकसान भी रहा इस वक्त, आर्थिक तंगी से भी आप लोग जूझ होंगे। बिल्कुल गुजरे हैं जी, बड़ी परेशानियां सहनी पड़ी हैं। जबकि बाजार बंद होने के बाद हमें लेबर को भी खर्चा देना पड़ेगा, वो हमें देंगे। हमारी इंसानियत कहती है कि हमें देना चाहिए, देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा सर। कैसे कैसे खोलेंगे आप लोग दुकान? कल ऑड नंबर जैसे सरकार कहेगी, लोग जैसे होता है एक दुकान छोड़ के, या जैसे हिसाब जो सरकार ने बोला उस तरीके से ऑड इवन के साथ, ओडी के हिसाब से चलेंगे हम। सरकार की कोशिश ये है कि धीरे धीरे दिल्ली की अर्थव्यवस्था सुधरे, तमाम जो व्यापारी वर्ग है वो अपने काम पर लौटे, लेकिन उसी के साथ कोशिश ये भी है कि तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान ये तमाम व्यापारी रखें। कैमरा पर्सन जैना के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। उम्मीदें सबकी हैं, सबकी उम्मीदें हैं कि अनलॉक शुरू हो, पटरी पर जिंदगी लौटे। लेकिन देश का सवाल में अनलॉक पर क्या जो सवाल है उसमें क्या राज्य सरकारों की तैयारी पुख्ता है? पहला सवाल जो हम कर रहे हैं, क्या राज्य सरकारों की तैयारी पुख्ता है अलग अलग जगह? क्या अनलॉक को लेकर जल्दबाजी तो नहीं हो रही है? अनलॉक कोरोना की तीसरी लहर की वजह तो नहीं बन जाएगा? पहला सवाल देखिए, अनलॉक पर क्या राज्य सरकारों की तैयारियां पुख्ता हैं? क्योंकि हर राज्य सरकार अपने यहां अपने हिसाब से तमाम चीजें अनलॉक कर रही है। क्या अनलॉक को लेकर जल्दबाजी तो नहीं हो रही है? और तीसरा सवाल, अनलॉक कोरोना की तीसरी लहर की वजह तो नहीं बन जाएगा? और इसीलिए हम आज की चर्चा को सामने ला रहे हैं, और आज की चर्चा में इसी लिहाज से ये तमाम
तमाम सवाल बहुत जरूरी हो जाते हैं। हमारे साथ एपी से, हमारे साथ शिवसेना से किशोर तिवारी साहब जुड़ गए हैं। अक्सर आप इनका चेहरा देश का सवाल में देख। भदौरिया साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर। साधना भारती कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। सवाल वही 3 जो हमने आपके सामने इस वक्त रखे थे, और वो सवाल ये कि क्या अनलॉक की जो प्रक्रिया है, पहली बात तो यह है, क्या राज्य सरकारें जल्दबाजी तो नहीं कर रही है? क्या अनलॉक तीसरी लहर की वजह तो नहीं बनेगा? मैं शुरुआत कर लेता हूं इकबाल सिंह लालपुरा साहब आपके साथ। मेरे साथ तमाम सारे मेहमान मौजूद हैं, सबको पूरा वक्त मिले, लिहाजा आप सब अपनी बात विस्तार से रखें, क्योंकि आप सबकी बात का जो मर्म होगा वो इस देश और देश के नागरिकों के भले के लिए ही होगा। इकबाल सिंह लालपुरा साहब, देश एक बार फिर से लॉकडाउन के बाद में हालात हुई अनलॉक के चलते, उसके डर से अभी तक दूर नहीं जा पाया है, और इन दोनों चीजों को देख पाया है। दूसरी लहर जिस तरह से खतरनाक आई वो हम अभी भी याद रखे हुए हैं, और आगे तीसरी लहर का डर तो लगातार बना हुआ है और उसकी तैयारियां भी हो रही हैं। लेकिन क्या अनलॉक के लिए पूरे देश में जिस तरह से दूसरी लहर की हालत रही अभी 1 महीने पहले, क्या जल्दबाजी तो नहीं दिखती आपको? देखो, देश को बंद रखना तो बिल्कुल जो है ठीक नहीं है। उसमें अब स्टेट्स के ऊपर है कि अनलॉक किस ढंग से किया जाए, कब किया जाए, कितना किया, ये इनके लिए जरूरी है। और जहां तक केंद्र का सवाल है, हम 24 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो चुकी है, और 31 दिसंबर तक सब 236 करोड़ के करीब डोजेस हमारे पास अवेलेबल होगी। सबको जो है वैक्सीनेशन हो जाएगी। लेकिन इसकी जो तैयारी है और जैसे जो प्रिकॉशंस हैं, इसमें किसी प्रकार की कमी ना हो। पिछली बार वेंटिलेटर दिए गए थे, ऑक्सीजन प्लांट दिए गए थे, लेकिन बाद में आई अपोजिशन स्टेट से कि वो तो काम ही नहीं करते, और या ऑक्सीजन प्लांट लगाए नहीं, एकदम वैसी प्रॉब्लम आ गई। अब स्टेट को यही बेनती है कि अपनी तैयारी पूरी रखें और अपने जो इक्विपमेंट है उसको चालू हालत में रखें। देश के लोगों की बीमारी से बचाओ और उनका इलाज हमारी जिम्मेदारी है। देश के लोगों की बीमारी से बचाव और उसका इलाज करना भी जरूरी है। अनुराग भदौरिया साहब मेरे साथ इस वक्त साथ में जुड़े हुए हैं। अनुराग भदौरिया साहब, आपसे बात करते हुए थोड़ा अच्छा भी लगता है, अच्छा इस लिहाज से भी लगता है कि आपने तकलीफ और मदद को बहुत नजदीक से देखा है। आप समाजवादी पार्टी का यहां पर पक्ष रख रहे हैं, लेकिन आपने जमीन पर उतरकर वो काम भी की है, लिहाजा आपसे बात करते वक्त मैं अनलॉक को लेकर भी खास तौर पर आपकी राय जानना चाहूंगा। एक बात तो यहां पर हम सभी मानते हैं कि जिस तरह से बीमारी है अनुराग भाई, वो बीमारी से लड़ने के लिए आर्थिक रूप से भी मजबूती जरूरी है, लिहाजा देश का पहिया घूमना भी यहां पर जरूरी है। अगर देश का पहिया घूमेगा, उद्योगों का पहिया घूमेगा, तो बीमारी से लड़ने के लिए आर्थिक रूप से हम मजबूत भी होंगे। ये तालमेल कैसे बैठाया जाए जब हम लोग अब अनलॉक की प्रक्रिया कल से शुरू करने वाले हैं? बात तो बिल्कुल सही है कि हिंदुस्तान में जब तक थोड़े से लोगों के पास रोजगार नहीं खुलेंगे या रोजगार नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है वो कैसे जिएगा। उसको भाई रोजमर्रा की जिंदगी भी जीनी है, काम भी करना है और अपनी जिंदगी को भी बचाना है, क्योंकि जीविका भी जरूरी है, जीवन भी जरूरी है। लेकिन सरकार इस बात का ध्यान रखे कि किसी तरह का जब आप प्रक्रिया खोलें तो उसके लिए थोड़ा सा आपको गाइडलाइन भी अच्छी देनी पड़ेगी और उसको स्ट्रिक्टली उसको फॉलो भी करना पड़ेगा, और हम सबको भी फॉलो करना पड़ेगा। खासकर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार उस समय ऐसे नियमों को बनाए कि जिससे कि धीरे धीरे एक मार्केट खुले, फिर दूसरा मार्केट हो, या इस तरह से वो अपने जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि आज ये मार्केट खुला तो दूसरे दिन दूसरा मार्केट खुले। स्लोली देखो, आपको काम को खोलना पड़ेगा, क्योंकि काम खोलना बहुत जरूरी है। लेकिन सरकार की उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी बनती है कि उसको उस एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक से रखना भी, क्योंकि कोरोना है, कोरोना बहुत तेजी से फैलता। आप जानते हो, पहले जब वेव आई थी तो हम लोगों ने थोड़े से लापरवाह हो गए, या सरकार ने उतना ध्यान नहीं दिया, या सरकार ने तैयारी नहीं किया, सरकार उस चीज को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाई, और हमारा सेकेंड वेव आई तो हम किस तरह से लड़खड़ाए, और आपने देखा ही होगा। इसलिए मैं तो ये कहूंगा, जो अनलॉक की प्रक्रिया जब शुरू हो रही है तो धीरे धीरे जहां पे केसेस कम हैं, जिस शहर में केसेस कम है या जिस जगह केसेस कम है उसको पहले खोले, उसके बाद जहाँ केसेस ज्यादा है उसको थोड़ा रोक के रखे, फिर वहाँ केसेस को कम होने दे, और थोड़ा मूवमेंट को हम सब अपनी जिम्मेदारी को समझें।
जो हम नागरिक हैं अपनी जिम्मेदारी समझे, लेकिन सरकार जिम्मेदारी को ज्यादा समझे। क्योंकि हमारा हमेशा से मानना रहता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं राजनीति के तौर पे नहीं बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चूंकि सत्ता की चिंता हमेशा करती है, वो जनता की चिंता कम करती है। ये देखा गया है, ये कोरोना काल में भी देखा गया, जब कोरोना नहीं था तब भी देखा गया था कि सरकार हमेशा अपने चुनाव के मूड में ही रहती थी। वो समाज के अंदर में एक ऐसा माहौल बनाती है जिससे उसको वोट लेना हो, उसको कोई रोजगार या महंगाई पे कंट्रोल करना हो, ऐसा कुछ नीत रहती नहीं है। क्योंकि इतने बुरे दौर से हिंदुस्तान गुजर रहा है, फिर भी आप देखो रोज डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ती रहती है। तो कम से कम आप कुछ नहीं कर सकते तो महंगाई तो कम कर ही सकते हो भैया। ये अपने हिंदुस्तान के लोग हैं, कोई बांग्लादेशी पाकिस्तानी तो है नहीं। इनको क्यों महंगाई की मार मारते रहते हो? रोज सुबह उठ के एक महंगाई का मार मारते हो तमाचा खींच के, फिर सुबह उठते फिर जनता पे एक महंगाई की मार मारते हो। क्यों भाई? जनता ने क्या बिगाड़ा आपका जितनी महंगाई आप देते रहते हो? वैसे ही हमारा पूरा हिंदुस्तान, आपने देखा लॉकडाउन चल रहा है, लोग घरों में बैठे हैं, लोगों के पास अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अर्थव्यवस्था हमारी ठीक नहीं है, तो क्यों आप इतनी महंगाई बढ़ाते हो? सरकार को यह भी समझना पड़ेगा जी अनुराग भाई, महंगाई कम करे। इकबाल सिंह लालपुरा से इन चीजों के जवाब लेंगे, लेकिन आप भी विपक्ष के तौर पर ये बातें सामने रख रहे हैं। मैं आता हूं साधना भारती आपके पास, लेकिन विपक्ष के तौर पर तमाम देश के जो विपक्ष के तमाम नेता हैं वो इस अनलॉक करने की तैयारियों पर क्या कुछ कह रहे हैं। आइए विपक्ष के भी यहां पर बयान सुन लेते हैं। लॉकडाउन इसका अकेला हल है जब तक कि देश के लोगों को वैक्सीनेटेड ना कर दिया जाए। दिल्ली के अंदर भी लॉकडाउन की वजह से बहुत कम हुए हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद मुझे लगता है दिल्ली के केसेस बढ़ सकते हैं। मुख्यमंत्री को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और भारत सरकार को तीसरी वेव जो दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में आ चुकी है उसका इंतजाम अभी से करना चाहिए। ऐसा ना हो कि जिस तरह दूसरी वेव से पहले भारत सरकार ने आंखें बंद कर ली थी और कान बंद कर लिए थे, तीसरी वेव में भी इसी तरह करे और देश के अंदर फिर एक बार कयामत बर्पा हो जाए। अनलॉकिंग की जो प्रक्रिया है, अब हर कोई घर से बाहर आना चाहता है भाई। इकोनॉमी को भी हमें रिवाइव करना है, लेकिन एक जार होता है, उसके अंदर स्प्रिंग होता है, और स्प्रिंग अगर लिड के साथ, ढक्कन के साथ अटैच होता है, उसको मैं खोलता हूं तो मुझे धीरे धीरे खोलना है, नहीं तो स्प्रिंग तो एकदम बाहर निकलेगा। और जैसे जैसे मुझे जरूरत पड़ेगी उस ढक्कन को बंद करना है। ये अंदर कोरोना वायरस स्प्रिंग की तरह है, वो तो भागेगा, तूफान की तरह आएगा। सुनामी जैसे आई, वो आई थी पिछली बार, क्योंकि बहुत वो तेज वायरस था। ये बहुत 2, 3, 4 साल का फिनोमिना है। वायरस कब ज्यादा म्यूटेट करेगी, ज्यादा इन्फेक्शियस होगी और कम इन्फेक्शियस होगी, अभी हमें नहीं मालूम। तो इसलिए सप्रेस एंड लिफ्ट हमें धीरे धीरे खोलना है। 25% पे खोलना है, 33% पे खोलना है, 50% पे खोलना है। और ट्रेन जो इनर सर्कल में ट्रेन हैं, जैसे मेट्रो हो गई या और इनर सर्कल की ट्रेन को धीरे खोलना है। अभी मत खोलिए, एक हफ्ता और देख लीजिए कि नंबर कम आ रहे हैं, उसके बाद आप खोलिए। तो हमें धीरे धीरे और कम्युनिटी एंगेजमेंट, जनता के साथ संवाद करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, विलेज लेवल पे, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और अपनी पॉलिसी को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चेंज करके, भाई सेंटर आपको गाइडेंस दे सकता है, स्टेट आपको गाइडेंस दे सकता है, लेकिन नीचे काम किसको करना है? नॉन कोविड वाले और कोविड वाले मिला के आईसीयू बेड्स में से हमारे कोविड में भी 50% आईसीयू बेड्स खाली होने चाहिए, तभी मैं खोल पाऊंगा। नहीं तो ये बड़ी तेजी के साथ आती है, लेकिन हमें उसको खोलना है, बहुत संभल के साथ खोलना है, सबका इंटरेस्ट को साथ लेके खोलना है और धीरे धीरे खोलना है। और जब जरूरत पड़ी फिर बंद करना है और फिर खोलना है। और तब तक वैक्सीन इतनी आ जाएगी अगले 1, 2, 3 महीने के अंदर कि सब मुझे अपने पेरेंट्स को वैक्सीनेट करना है। सुना आपने, एक मेडिकल फ्रेटर्निटी से डॉक्टर नवीद विक थे और दूसरे राशिद अलवी साहब, और दोनों ने क्या बातें कही हैं, किस तरीके से इन प्रयासों को आगे बढ़ाना चाहिए। और शायद अनलॉक की शुरुआत को लेकर ही दूसरी लहर के बाद हम इस सवाल को अपने तमाम खास मेहमानों के सामने भी रख रहे हैं। साधना भारती कांग्रेस से इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। साधना जी, देश लॉकडाउन के दौरान जिंदगियां तो बचाता दिखा, लेकिन खाली पेट की जो आग है ना पेट की, वो भी बढ़ा रहा था। मैं और आप जितने खास मेहमान बैठे हैं, ईश्वर की कृपा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पेट में पूरे दाने भी नहीं पहुंच पा रहे थे। आप अपनी बात पूरी रखिएगा इस सवाल के जवाब के साथ कि क्या आपको लगता है कि हम अनलॉक के लिए तैयार हो चुके हैं? क्या हमें अनलॉक के लिए बढ़ जाना चाहिए जैसे बढ़ने की शुरुआत होने जा रही है? आदरणीय राजीव जी,
मैं सबसे पहले तो कांग्रेस की राष्ट्र प्रवक्ता होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और मोदी सरकार लगातार अपनी जिम्मेदारियों से भागती रही है। वो हमने विगत 1 साल में देखा है। अभी भी भाजपा के आदरणीय प्रवक्ता ये कहते हुए नजर आए कि स्टेट्स को अनलॉक करना है, उनकी जिम्मेदारियां। देखिए, केवल जिम्मेदारियां राज्यों की नहीं बनती, जिम्मेदारी केंद्र की भी तो कुछ बनती है। आपने अगर दिसंबर तक सुप्रीम कोर्ट में दावा किया है कि हम एंड तक सबको वैक्सीनेटेड कर देंगे, तो उसका पहले तो आधार क्या है? क्योंकि जिन 8 टीकों पर सरकार भरोसा करती है, उसमें 4 टीके अभी ट्रायल पर है। उत्पादन से वितरण तक 4 से 5 महीने का समय भी लगता है। वैज्ञानिक सलाहकारों का कहना है कि 2 से 3 साल भी लग सकते हैं। जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, हर महीने 28 करोड़ टीके की हमें आवश्यकता पड़ेगी कि क्या वो व्यवस्था हमारे पास है? उसका जवाब सरकार नहीं देने का काम करती। तो देखिए, अहंकारवादी कलयुगी राजनीति के काल नेमी और सत्ता भोगी भाजपा के ही रावण जनता के सुखों में तो भागीदार बनकर दिखाते हैं, मगर जनता के दुखों में कोसों दूर तक कहीं नजर नहीं आते। तो आज सच्चाई है, हम लॉक अनलॉक में नहीं फंसे रह सकते, ये सच है। लेकिन आप कह रहे थे पहले हमें जान जरूरी है, जहान भी जरूरी है, जान भी बचाइए, जहान भी बचाइए। हमने कब मना किया है? लेकिन ना तो आप जाने बचा पाए, हमने गंगा के किनारे शवों को तैरते हुए देखा। तथाकथित हिंदूवादी जो ठेकेदार बनते हैं हिंदुत्व के, उनके द्वारा लकड़ियां तक मुहैया नहीं करा पाए। दफनाए हुए हिंदू धर्म के लोग दिखाई दिए, वो हमने मंजर देखा। शमशान के आगे लगी हुई कतारें हमने देखी। वैक्सीनेशन आज है नहीं आपके पास, नहीं तो आप मेरे लिए एक स्लॉट बुक करके दिखा दीजिए दिल्ली में, तो मैं मान जाऊंगी। आज मैं गांव में बैठी हूँ मध्य प्रदेश के बालाघाट के खैरलांजी में। महंगाई की मोदी मार अलग है। मैं तो सीधी बात ये कहती हूँ कि मोदी राज में बहुत दुखी है जनता हिंदुस्तान की। डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, खाद्य तेल महंगे, सरसों का तेल महंगा, महंगी ईंट मकान की, और मजदूरों की नहीं है चिंता, चिंता नहीं किसान की। कंगालों में गिनती कर दी भारत देश महान की। तो आज स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी बोल वचन तो खूब ही सुनाते हैं, फिर भी महंगाई डायन खाई जाते हैं। बोल वचन तो खूब ही सुनाते हैं, फिर भी वैक्सीनेशन का इंतजाम नहीं हो पाता है। अरे आज इतने ज्यादा आप बातें बनाते हैं, मन की बात तो करते हैं, लेकिन अपने मन की बात करते हैं। अरे जन की बात कीजिए, किसानों की, मजदूरों की बात कीजिए। और मैं जरूरी बात कहना चाहती हूँ, जरूरी बात पर आप देर में आई साधना जी, आपने बाकी सारी बातें पहले कहती। नहीं, मेरी सारी बातें जरूरी होती है। मैं तथ्यों पर बात करती हूँ, तर्कों पर बात करती हूँ, क्योंकि आप इंडिया न्यूज, आपका देश का सवाल हमेशा सार्थक सवाल के साथ आता है, तो मैं भी सार्थक जवाबों के साथ ही आपके सामने आऊंगी हमेशा। चलिए, आपके सार्थक जवाब, आपने तमाम सारी बातें कही और तमाम सारी बातें आप रख भी रही हैं, और इस बीच हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। दिल्ली और आसपास के इलाकों में जहां पर अनलॉक शुरू होने वाला है, वहां पर दुकानों को सैनिटाइज किया जाना शुरू कर दिया गया है, और ये एक प्रक्रिया है जिसका पालन किया जाना बहुत जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहा हूं। किशोर भाई, आप मेरे से थोड़ा सा नाराज मत होइएगा, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, मैं लौट के आऊंगा। और किशोर जी, आपके साथ शुरुआत करूंगा, और आपसे मेरा सवाल यही होगा कि 5 लेवल के अनलॉक के साथ महाराष्ट्र आगे बढ़ रहा है। कहते हैं जिससे सबसे ज्यादा दर्द झेला हो, उसके कड़वे अनुभव बेहतर बनाने में बहुत मदद करते हैं। तो आपसे यही जानने की कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र का अनुभव क्या पूरे देश के लिए एक बेहतर अनलॉक को सामने रख सकता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद देश के सवाल में चर्चा अनलॉक को लेकर बढ़ाए जाने वाले कदमों पर। वहीं मुंबई में अनलॉक को लेकर मेयर किशोरी पेडनेकर से बात की हमारी संवाददाता उर्वशी खोना ने। मुंबई में अनलॉक किस तरह से होगा? 4 जून से जो अनलॉक होना है, किस प्रकार से होगा? जब 3rd लेवल पे मुंबई अब आ पहुंची है, ऐसे में क्या सारी चीजें खुली रहेंगी, क्या सारी चीजें बंद रहेंगी? मुंबईकरों को किस चीजों का ध्यान रखना है, इन सब के बारे में जानने के लिए हमारे साथ खुद मुंबई की मेयर जुड़ी है, किशोरी पेडनेकर। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। मैम, सबसे पहले ये बताइए, ये पता चल रहा है या ये समझ में आ रहा है कि मुंबई के आंकड़ों को देखकर मुंबई 3rd लेवल पे आ रहा है, ऐसे में क्या सारी चीजें खुली रहेंगी, बंद रहेंगी, कैसे अनलॉक की प्रक्रिया होने वाली? मुंबई में जो अनलॉक की प्रक्रिया चालू है, उसमें हम मुंबई का ही जो रुग्ण है, ये मुंबई के ही नहीं, आजू बाजू के शहर के भी रुग्ण अपने पास एडमिट है, उनके बारे में हम सब कर रहे हैं। लेकिन आज भी कल से जो 7 जून से मुझे लगता है कि जो दुकानें हैं वो 4 बजे तक ही खुली रहेंगी, उसके बाद बंद करना चाहिए।
और हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था, मैं किशोर जी से बात करूंगा और किशोर जी शिवसेना के प्रवक्ता के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। किशोर जी कहते हैं जिसने सबसे ज्यादा दर्द झेला हो उसके कड़वे घूंट बेहतर अनुभव पाने में या बेहतर तरीके से आगे बढ़ने में काफी मददगार होते हैं। महाराष्ट्र की भी यही स्थिति रही है। क्या खास है महाराष्ट्र के इस अनलॉक में और क्या आप मानते हैं कि 5 लेवल का महाराष्ट्र का अनलॉक पूरे देश को एक बेहतरीन उदाहरण दे सकता है? जी राजू जी, ये देखो 5 लेवल की जो बात है तो ये लेवल जो बनाई है नहीं, जैसा आप बोला बम्बई लेवल 3 में आ चुका है। तो एक तो जो बेड ऑक्सीजनेटेड बेड और वेंटिलेटेड बेड की कैपेसिटी कितनी उपलब्ध है और उस जिले में पॉजिटिविटी रेट कितना है। तो जहां भी डबल डिजिट में पॉजिटिविटी रेट है तो वो लेवल और बेड कैपेसिटी अगर कम है तो लेवल 5 में यानी सब बंद रहते। लेवल 4 के अंदर केवल एसेंशियल चीज और लेवल 3 जिसमें बम्बई आया है। बम्बई आने का कारण क्या कि उसमें बेड बहुत सारे अवेलेबल है और पॉजिटिविटी रेट 5 के करीब आ चुका है। तो ये एक प्रोफेशनली हम जा रहे हैं कि जिला प्रशासन इसके बाद भी अपने तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है जैसे ही पॉजिटिविटी रेट बढ़ जाए या फिर बेड कैपेसिटी के क्राइसिस हो जाए। जैसे पॉजिटिविटी रेट बढ़ना यानी ज्यादा पेशेंट आ जाना, ज्यादा पेशेंट आना यानी पेशेंट बेड की कैपेसिटी कम होना। तो ऑक्यूपेंसी के हिसाब से ये सब को रिलेटेड है। और हमने जो भी रिस्ट्रिक्शन डाले हैं, जैसे लेवल 1 में हमने सब कुछ खोला है राजू, लेकिन लेवल 1 के अंदर भी हमने बहुत सारे पाबंदियां लगाई है। देखो हमारा महाराष्ट्र का 1 मिलियन एक्टिव केसेस के पास जाते जाते वापस आया। तो हमने जैसा लालपुरा साहब ने मुझे पूछा था तो मैं बता दूं लालपुरा साहब, हमने बेड कैपेसिटी हमारी इससे 20% ज्यादा एक्टिव केसेस आएगी तो उनको सबको एडमिशन मिले ऐसी कर ली है। और ऑक्सीजनेटेड बेड की भी कैपेसिटी हमने बढ़ाई है। ऑक्सीजन की तो वैसी किल्लत नहीं थी। राजू जी मैं पहली बार बताता हूं तुमको, मेरे मुख्यमंत्री को प्रशासन का अनुभव नहीं था, केवल 1.5 से पौने 2 साल वो सीएम है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने टैकल किया तो मैं आपको बताता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री का और मोदी जी का कभी कोई टकराव की स्थिति नहीं, राज्य और केंद्र में कभी टकराव की स्थिति नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हमने बहुत परेशानियों से सामना किया, क्योंकि मेरे भी राज्य में हमने रिसोर्सेज मोबिलाइज कर ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होनी दी जैसे दिल्ली और यूपी में आई। लेकिन एक बात मैं बताता हूं लालपुरा जी कि जो पीएम केयर फंड से वेंटिलेटर आए थे ना तो वो चलते ही नहीं। आपका जो दर्जी जिसने सप्लाई किए, जिसने जैकेट दी थी, वो दर्जी वेंटिलेटर बहुत निचले स्तर के ले आया। अभी ऐसी बात है कि लालपुरा जी कहते कि पूरा देश वैक्सीनेटेड हो जाएगा और महाराष्ट्र में 50% टीकाकरण के केंद्र बंद है। महाराष्ट्र ने 10 लाख टीकाकरण पर डे की कैपेसिटी ओपन करके हमने 3 महीने का प्लान बनाया है। तो केंद्र में भी अभी जैसे मैं 1 मिनट राजू जी, राजू एक बात मैं कर लूं, पिछले साल सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था, लेकिन इस साल परिस्थिति बहुत विपरीत हुई। लेकिन नहीं तो व्यापारी को कोई पैकेज मिला, ना किसी को पैकेज मिला। तो केंद्र ने महाराष्ट्र को नया पैकेज देना चाहिए, ये मेरी मांग रहेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा मार महाराष्ट्र को पहुंची है। तो कम से कम 4 से 5 करोड़ का एक स्पेशल पैकेज महाराष्ट्र को केंद्र सरकार दे, ये मैं मांग आपके द्वारा करता हूं। किशोर जी मुझे बड़ा अच्छा लगा, विचारधारा आपकी विरोधी है और आपने लेकिन ये बात यहां पर जोर देकर कही कि केंद्र और राज्य में कोई टकराव नहीं है और उद्धव जी ने बहुत बेहतरीन काम किया है। मैं तो पूरे देश की जितनी भी राज्य सरकारें हैं, अगर उन्होंने एक की भी जान बचाई तो वो एक भारतीय ही था जिसकी जान बचाई गई। और जितने भी लोगों की जान बचाई, हर मुख्यमंत्री, हर नेतृत्व को इसका श्रेय जाना चाहिए कि कोरोना काल में ऐसा किया। मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं आपसे एक छोटा सा और सवाल ले लूं, आप क्या इस बात का डर नहीं है महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले, सबसे ज्यादा लोगों की मौत महाराष्ट्र में हुई है, सबसे ज्यादा कड़वी स्थिति महाराष्ट्र ने झेली है, क्या ये अनलॉक की प्रक्रिया तीसरी लहर की वजह तो नहीं बन जाएगी? नहीं, देखो आर्थिक गतिविधियां सारी रुक गई है,
लोग घर में भूखे मर रहे हैं, मानसिक रोगी भी बहुत हो रहे हैं। देखो, आर्थिक गतिविधियां भी चलनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें बार बार कहा कि आप जो भी लॉकडाउन करेंगे वो माइक्रो फाइंड लेवल पे करो। अब हमने वही इस पर जाकर माइक्रो फाइंड लेवल पर लेके गए। अब हर जिला क्लासिफाइड किया है, हर गांव क्लासिफाइड किया है, लेकिन तीसरी लहर के लिए हमने टास्क फोर्स बनाया है, बच्चों का टास्क फोर्स बनाया है और क्या क्या हो सकता है उस पर काम करना चालू है। लेकिन हमने हमारे रिश्तेदार खोए, हर आदमी ने इसमें बहुत ही ज्यादा परेशान हुए, लेकिन महाराष्ट्र का जो आर्थिक नुकसान हुआ वो करीबन 3 लाख करोड़ के ऊपर है। तो हमारे को पहले तो राहत चाहिए, बाद में फिर अगली बार जब देंगे तो वेंटिलेटर या ऑक्सीजन प्लांट वगैरह ढंग के दे प्राइम मिनिस्टर साहब, क्योंकि पीएम केयर का अभी भी कोई हिसाब बाहर नहीं आया है। ठीक है, इकबाल सिंह लालपुरा साहब, आपने किशोर तिवारी साहब को भी सुना, उन्होंने तमाम बातें कही और अच्छा ये लगा कि उन्होंने ये कहा कि इसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन जो खामियां हैं उसे गिनाने से भी वो नहीं हिचके। साधना भारती ने आपको लेकर तमाम बातें कही हैं। मैं अनलॉक प्रक्रिया से जोड़ता हूं अपने सवाल को। हम अनलॉक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यानी हम थोड़े से खतरे की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। वो खतरा कहीं से भी आ सकता है और तैयारियां दूसरी लहर में हमारी कैसी थी किसी से नहीं छिपी। इकबाल सिंह लालपुरा साहब, कहां तक रहेंगी तैयारियां उस छुपे हुए दुश्मन से निपटने के लिए? यह तो नहीं सोचा जा सकता कि वो टाइम बताकर ही आएगा। वो सारी तैयारियां अस्पतालों की, ऑक्सीजन प्लांट की, दवाइयों की, जिनका निधन हो जाता है उनके दाह संस्कार की, हम हर मामले में कहीं ना कहीं फेल रहे हैं इस दौरान में कोशिश के बावजूद। क्या जवाब है इकबाल सिंह साहब? जी, सबसे पहले तो ये बात है कि भारत की आज स्थिति ये है कि हमने वैक्सीनेशन डेवलप किया है अपना इंडिजीनियस। जो हमारे साइंसदान भाई हैं, डॉक्टर्स हैं, उनका हमें सत्कार करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए कि स्मॉल पॉक्स में तो हम 25 साल पीछे थे दुनिया से। अब हम इसमें दुनिया में एक बड़ी ताकत रखते हैं और हम इसके अलावा 9 और कंपनियां हैं जो इसमें डेवलपमेंट में लगी हुई है वैक्सीन में। और जब कोई बात देश के फैसला होता है कि प्रिसाइजली 2.36 जो है करोड़ डोजेस तैयार होकर दिसंबर 31 तक दे दी जाए, ये एक सरकार की योजना है। अब भी 24 करोड़ को वैक्सीनेशन हो चुका है, 2 करोड़ जो वैक्सीनेशन है स्टेट्स के पास है और बाकी भी इन प्रोसेस है। लालपुरा साहब, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरी बात लालपुरा साहब छोटी सी चीज जोड़ूंगा, संक्षेप में बताइएगा। हमको अभी कोई 5-5.5 महीने हो गए हैं, इस पे अगर हम 24 करोड़ जाते हैं तो आप इस हिसाब से देख लीजिए कि हमें पूरा करते करते कम से कम एक 1.5 से 2 साल का वक्त लगेगा। ये इतनी उम्मीद कहां से है? आज के जो आंकड़े हैं अगर उस पर सोचा जाए तो ये लंबा वक्त है, ये आसानी से जल्दी कंप्लीट नहीं होता। राजीव जी, जनवरी में हमारे पास 1 करोड़ था, अब 10 करोड़ से भी ज्यादा जो हर महीने में हमारी प्रोडक्शन होगी, जो हमारी प्रोक्योरमेंट होगी, तो इस फर्क तो पड़ेगा ही। तो आगे आगे ये बढ़ रही है और नई कंपनियां भी आ रही हैं इस मेडिसिन के क्षेत्र में। तो कोई ऐसी बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, हर एक को सप्लाई मिलेगा। भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही महाराष्ट्र के बारे में। उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी ने आधी रात को प्रधानमंत्री जी को जगाया था और उनकी जो सारी समस्या आधी रात को हल हुई थी। चलिए मैंने और मेरी बात सुनिए, दूसरी मेरी सिस्टर ने, बहन ने बात कही है, कांग्रेस की बड़ा अच्छा भाषण दिया। मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि पंजाब में 400 रुपए का वैक्सीनेशन लेके आपने 1060 में प्राइवेट में बेचा और 1560 में जो है वो आम आदमी को मिला जो कंज्यूमर है। बताइए आपने अमरिंदर सिंह के खिलाफ क्या कार्रवाई? ठीक है, साधना भारती, दो चीजें संक्षेप, आप अपना टाइम लीजिए। एक तो उन्होंने ये कहा कि घबराने की बात नहीं है, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी जोड़ा कि पंजाब में महंगी वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों को बेची गई, जो बाद में वापस लेने के आदेश भी हुए। और राजस्थान से भी ऐसी खबरें आई कि वहां या तो कूड़े में फेंक दी गई या जला दी गई या दबा दी गई। क्या कहना है?
देखिए, सबसे पहले तो मैं भाजपा के आदरणीय प्रवक्ता जी का जवाब दे देती हूँ। उन्होंने चेचक को लेकर जो बात कही, देखिए चेचक और पोलियो को हमने हराया ऐसी महामारी को, जीते, क्योंकि हमने उत्सव नहीं मनाया महामारी में, हमने उसका उन्मूलन किया। आप चुनावोत्सव, कुंभोत्सव, आईपीएल उत्सव मनाते रहे, और उसके बाद भी अभी भी मैं आपको बता रही हूँ, उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं आदरणीय राजीव जी, तो देखना आप कि उत्तर प्रदेश में चुनावी चमगादड़ अभी जोर जोर से चिल्लाएंगे, और उसके बाद जो चुनाव में जो वोटों के वायरस है, कच्चादारी भगवादारी गली गली में घूमते नजर आएंगे, मगर ये वैक्सीनेशन पर एक अच्छी कारगर नीति नहीं अपनाएंगे। और आप कह रहे हैं पंजाब के आदेश वापस तो लिए, आप ये बता दीजिए, हमने कहा, आपने खुद अपने आप कहा टीकाकरण पहले मुफ्त किया जाएगा, आपने मुफ्त नहीं किया। अरे आप उत्सव मत मनाइए ना, जब कोई महामारी आती है तो सरकार उत्सव नहीं मनाती, सरकार अभियान चलाती है, टीकाकरण अभियान चलाइए और मुफ्त चलाइए और जनता तक पहुंचाइए उस मुफ्त को। लेकिन आप मुफ्त कुछ नहीं देना चाहते, आप तो बस उत्सव मनाना चाहते और चुनाव पे ही आपकी नजर है। चुनाव आया तो आपने पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए थे, चुनाव चला गया तो 43 बार पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़े ही, और उसके बाद आप राज्यों से उम्मीद करते हैं, खुद 22 लाख करोड़ रुपए आपने कमा रखे हैं, तो उसका क्या करेंगे भाई? महामारी में लगाइए ना। 35,000 करोड़ रुपए जो आपने फंड लिया था वैक्सीनेशन का, उसका क्या हुआ? उसमें से कितना 1000 करोड़? साधना जी, अब मेरे पास समय कम है साधना जी, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि आपके सवाल काफी वाजिब हैं। हमें तैयारियां करने की जरूरत है। बहुत कुछ ऐसा होता रहा जो इस दूसरी लहर में हमारे सर पर बोझ बनकर आकर गिरा है, और उसके चलते आज हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए साधना भारती आपका, इकबाल सिंह लालपुरा साहब आपका, किशोर तिवारी साहब आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।